वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, एग्ज़ाम प्रिपरेशन में एक बार फिर से मैं प्रियंका आप सभी का स्वागत करती हूँ। और हम लोग रात को 9 बजे डेली मॉक टेस्ट सॉल्व करते हैं। यूपीपीएससी का एग्ज़ाम हो या कोई भी अदर स्टेट पीसीएस, लोअर पीसीएस वगैरह। तो इन्वायरमेंट के टॉप 500 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। वो किसी भी एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है। जो अभी तक यूपीपीएससी या अन्य क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं अलग आयोग के द्वारा, वो सब इसमें इंक्लूडेड है। इसके साथ ही अगर आप यूपीपीएससी 2026 देने जा रहे हैं, कंप्लीट फाउंडेशन बैच ज्वाइन कर सकते हैं। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का टोटल एग्ज़ाम ओरिएंटेड है। टॉपर्स की भी बातें सुनिए और उनकी स्ट्रेटजी समझिए, तभी आपको समझ में आएगा कि अगर आप यहाँ का स्टडी मटेरियल फॉलो करते हैं, कोई ज़रूरत नहीं है अदर कोई बुक्स एनसीईआरटी कुछ भी फॉलो नहीं करना पड़ेगा, इतने में ही हो जाएगा। प्रीलिम्स तो क्वालिफाई होगा ही, मेंस की भी पूरी तैयारी यहीं से कराई जा रही है। आंसर राइटिंग वगैरह सब कुछ आप कर सकते हैं। एग्ज़ाम ओरिएंटेड लेटेस्ट कंपाइलेशन और जो लिस्टिंग है उसको तैयार कर लीजिए, साथ में टेस्ट सीरीज़ और क्विज़ लगा लीजिए। तीनों चीज़ें कर लेते हैं, आराम से आपका प्रीलिम्स क्वालिफाई हो जाएगा। नंबर्स आपके सामने दिए गए हैं जिन पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू कीजिए। साथ में अभी यूपीपीएससी लोअर पीसीएस के लिए आप देख सकते हैं आपका एग्ज़ाम जल्द ही है, उसके लिए भी इम्पॉर्टेंट है। क्लासेस रात को 9 बजे करते रहिए। इलाहाबाद हाईकोर्ट आरओ का स्टेज फर्स्ट हो या स्टेज 2 हो, सभी के लिए बैच अवेलेबल है। एग्ज़ाम ओरिएंटेड कंटेंट अगर कहीं से मिलता है वो एससीएस से ही मिलता है। टोटली आपको अपडेटेड जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग दिया जा रहा है, तो आपको अलग से कुछ करने की नीड ही नहीं रहेगी। पढ़ाई देखिए आप ही को करनी होती है, लेकिन यहाँ पे जो आपको कंटेंट दिया जा रहा है बस उसमें लग के आप मेहनत कीजिए। कोई डाउट होता है तो डाउट क्लियरेंस ग्रुप अवेलेबल है, तो कोर्स से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होगी। बाकी कोई भी बैच की जानकारी चाहिए नंबर्स पे मिल जाएगा, या फिर ज्ञान सर एजुकेशन ऐप में और स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के ऐप में आपके बैच मिल जाएंगे। तो ये हो गई कोर्स की बातें। चलिए अपनी क्लास कंटिन्यू करते हैं। 46 क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय उद्यानों और वन्य जीव अभ्यारण्यों के संदर्भ में बताना है कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। पहला है जो नेशनल पार्क्स हैं, इनका हाईएस्ट नंबर कहाँ है, एमपी में है। नेक्स्ट है जो वन्य जीव अभ्यारण्य हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ हैं, वो सबसे ज़्यादा कहाँ पर हैं, वो है अंडमान निकोबार में। दोनों में से बताइए कौन सा करेक्ट होगा। तो कुल 12 नेशनल पार्क्स हैं एमपी में, सबसे ज़्यादा यही हैं, ये करेक्ट हो जाएगा। और लगभग 96 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ हैं जो कहाँ पर, अंडमान निकोबार में, सबसे ज़्यादा यही हैं। दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, ऑप्शन सी राइट होगा। निम्न में से कौन सा एक पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने में मदद नहीं करता है। इजी है, वनों का काटना, वन रोपण, वर्षा जल प्रबंधन और जैवमंडल प्रभार। तो इनमें से इकोलॉजिकल बैलेंस मेंटेन करने में कौन हेल्प नहीं करेगा। अगर आप डिफॉरेस्टेशन करेंगे, फॉरेस्ट को कट कर देंगे, तो इकोसिस्टम क्या होगा, उसका बैलेंस खराब होगा। भारत में पर्यावरण संरक्षण EPA आप बहुत बार पढ़ चुके हैं मेरे साथ। तो ये कब आया था, 1981, 1986, 1995 या 2000 में। तो WPA आया था 1986 में, 1986 में, याद रखिएगा, ठीक है। आगे कंटिन्यू करते हैं। निम्नलिखित में से बाघ अभ्यारण्य या टाइगर रिजर्व में कौन सा एमपी में नहीं है। बांधवगढ़, कान्हा, अमनगढ़ और संजय धुबरी, इनमें से बताना। आपको पता होगा टाइगर रिजर्व भी सबसे ज़्यादा कहाँ पर, एमपी में है, जिसमें कि अमनगढ़ कहाँ है, ये यूपी में है। ये किसका बफर जोन है, तो कॉर्बेट टाइगर रिजर्व का है, जिम कॉर्बेट का, ठीक है। बांधवगढ़ कहाँ पर है, ये एमपी में है, उमरिया डिस्ट्रिक्ट में। कान्हा कहाँ है, तो ये बालाघाट में है, एमपी में। संजय धुबरी कहाँ है, तो ये एमपी में ही है, आई थिंक सीधी डिस्ट्रिक्ट करके कुछ है, वहाँ पर है। तो ये तीनों एमपी में ही हैं, जो नहीं है वो अमनगढ़ वाला हो जाएगा, यूपी में स्थित है। यूपी में टोटल टाइगर रिजर्व कितने हैं, तो दुधवा नेशनल पार्क को मिलाकर के 3 और टोटल 4 हैं, ठीक है। स्थायी विकास किसके उपयोग के संदर्भ में अंतर पीढ़ीगत संवेदनशीलता की घटना है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज अ फिनोमेना ऑफ इंटरजेनरेशनल सेंसिटिविटी with respect to the use of natural resources, physical resources, industrial resources और social resources। इसका करेक्ट आंसर होगा नेचुरल रिसोर्सेज या फिर प्राकृतिक संसाधनों के, ठीक है। इसके स्थायी विकास के उपयोग के संदर्भ में अंतर पीढ़ीगत संवेदनशीलता की घटना देखी जाती है। आगे बढ़ते हैं। अब आपको ये स्टेटमेंट सही समझ नहीं आया होगा, तो देखिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट मैं फिर से बता दे रही हूँ क्योंकि इसके बारे में क्या होता है। देखिए सतत विकास क्या है कि अपनी जो ज़रूरतें हैं उनके अकॉर्डिंग हमारी ज़रूरतें भी पूरी होनी चाहिए, जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, और हम फ्यूचर के लिए भी सेव रखें। तो इंटरजेनरेशनल इक्विटी की बात की जाती है। इसमें क्या होता है कि जो अर्थ के रिसोर्स हैं
वो हम फ्यूचर के लिए सेव करके रखें। इसमें वाटर है, एयर है, फॉरेस्ट है, सॉइल है, मिनरल्स हैं, फॉरेस्ट है, ये सब हमें क्या करना है, ये सब हमें कंजर्व करना है हमारे फ्यूचर के लिए भी, और अपनी ज़रूरतें भी पूरी होनी चाहिए। ठीक है, बाकी जो फिजिकल है, इंडस्ट्रियल है, सोशल रिसोर्सेज हैं, वो मैन मेड हैं। ठीक है, नेचुरल जो है ये हमारे लिए ज़्यादा ज़रूरी है। निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा वृक्ष है जो इको फ्रेंडली नहीं है, पारिस्थितिकी मित्र नहीं है? बबूल, यूकेलिप्टिस, नीम या पीपल? तो यूकेलिप्टिस नहीं है। जहाँ पर भी ये होता है तो ग्राउंड वाटर जो है वो काफ़ी लो लेवल का हो जाता है, यहाँ पर काफ़ी उसको मतलब उसकी कमी हो जाती है जो भूमिगत जल है। अगला क्वेश्चन है, ओजोन जैविक जीवन के लिए परम आवश्यक है क्योंकि ओजोन परत पृथ्वी को उच्च ऊर्जा विकिरण से संरक्षित करती है। एक कथन है, दूसरा कारण है। अब आपको बताना है इसमें ये एक्सप्लेनेशन सही दिया गया है या नहीं। ठीक है, तो देखेंगे ओजोन जो जैविक जीवन है, ठीक है, इसेंशियल है हमारी बायोलॉजिकल लाइफ के लिए, बिल्कुल सही है। और ओजोन परत क्या करती है, जो अर्थ पर आती हैं यूवी रेज या फिर जो रेडिएशन आता है उससे हमें संरक्षित करती हैं। तो दोनों सही और सही व्याख्या भी है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ओजोन परत किस में मापते हैं, डॉप्सन में। भारत का सबसे बड़ा चीता आवास कौन सा? आंध्र प्रदेश में है, कर्नाटक में है, एमपी में है, तमिलनाडु में है? लार्जेस्ट जो चीता हैबिटेट है वो आंध्र प्रदेश में है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश है, और नल्लामाला जो हिल्स हैं वहाँ पर फैला हुआ है, नल्लामाला फॉरेस्ट में। ये तेलंगाना का भी कुछ पार्ट कवर कर लेता है। ठीक है, आगे बढ़े। भारत में जैव भौगोलिक मंडलों की कुल संख्या कितनी है? 7 है, 8 है, 10 है या 13 है? बायोजियोग्राफिकल डिवीज़न पूछे गए हैं, कितने हैं? 10 है, टोटल 10 है। ट्रांस हिमालयन रीजन आता है, इसमें हिमालयन रीजन आता है, इंडियन डिजर्ट वाला पोर्शन है, सेमी एरिड जोन हो जाएगा, वेस्टर्न घाट वाला, दक्कन पेनिनसुला, गंगेटिक प्लेन आएगा, उत्तर पूर्वी भारत में नॉर्थ ईस्ट इंडिया जिसे आप बोलते हैं, आइलैंड्स भी आ जाएंगे, कोस्टल रीजन्स आ जाएंगे। तो टोटल 10 बायो ज्योग्राफिक डिवीज़न किए गए हैं हमारे भारत के। भारतीय संसद द्वारा जैव विविधता अधिनियम कब पारित किया गया? मई 2000 में, दिसंबर 2002 में, जनवरी 2004 में, अक्टूबर 2008 में? आपको 2002 तो याद होगा ना, BDA बायोडाइवर्सिटी बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट, बस दिसंबर 2002 में याद रखिएगा। सर्वाधिक स्थायी पारिस्थितिक तंत्र इकोसिस्टम कौन सा है? मरुस्थल, पर्वत, महासागर या वन? स्थायी पूछा गया, स्टेबल, मोस्ट स्टेबल इसमें से ओशन हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट है। ठीक है, हरित गृह प्रभाव मुख्यतः घटित होता है वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के कारण, इंफ्रारेड जो विकिरण है वायुमंडल में नमी के कारण, या ओजोन परत के कारण? सही उत्तर हो जाए वायुमंडल में जो कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑप्शन ए। एक क्षेत्र के प्रारोहण में समयांतर क्रमबद्ध परिवर्तन को क्या कहा जाता है? द ग्रेजुअल चेंज इन द फ्रीक्वेंसी ऑफ फील्ड इन टाइम कॉल्ड बायोम, सीक्वेंसिंग, न्यूट्रिशन लेवल या फिर चरम अवस्था, पीक स्टेज? तो इसको बोलते हैं अनुक्रमण। अनुक्रमण सीक्वेंसिंग है, और यहाँ पे सीक्वेंसिंग में सक्सेशन दिया जाता है। ठीक है, इकोलॉजिकल सक्सेशन कहा जाता है। तो एक क्षेत्र के प्रारोहण में समयांतर क्रमबद्ध परिवर्तन मतलब जो ग्रेजुअल चेंजेस होते हैं। पहले क्या था, कैसे चेंजेस, जैसे मान लीजिए कोई बंजर पड़ी है भूमि, वहाँ पर धीरे धीरे क्या होंगे, लाइकेंस, मॉसेस, ये सब बढ़ेंगे, फिर छोटे छोटे झाड़ियाँ, घास वगैरह, फिर बड़े बड़े पेड़ पौधे वगैरह बनने लगेंगे। ठीक है, एनिमल्स वगैरह, बायोडाइवर्सिटी बढ़ती जाएगी। तो ये क्या कहलाता है? पारिस्थितिक अनुक्रमण कहलाता है, इकोलॉजिकल सक्सेशन। वही पूछा गया है, द ग्रेजुअल चेंज इन द फ्रीक्वेंसी ऑफ अ फील्ड इन टाइम कॉल्ड सक्सेशन। जैव विविधता के संदर्भ में कौन सा क्षेत्र हॉटस्पॉट माना जाता है? गंगा का मैदान, पूर्वी हिमालय, गुजरात या फिर मध्य भारत? तो पूर्वी हिमालय। ठीक है, इनमें से पूर्वी जो हिमालय क्षेत्र है वो क्या हो जाएगा? हॉटस्पॉट है। 4 हॉटस्पॉट मैंने आपको सारे कराए हुए हैं। ठीक है, सुंदरलैंड वाला, इंडो बर्मा रीजन हो गया, हिमालयन रीजन हो गया, वेस्टर्न घाट हो गए, ऐसे 4 याद करने हैं। भारत के बड़े नगरों में वायु प्रदूषण का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? थर्मल पावर सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर, अर्बन सॉलिड वेस्ट या फिर ट्रांसपोर्ट सेक्टर? देखिए क्वेश्चन तो इजी लग रहा है लेकिन ऑप्शन नहीं लग रहे होंगे इजी, फिर से पढ़िए इसको ढंग से। तो भारत के बड़े नगरों में वायु प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण ट्रांसपोर्ट सेक्टर से होता है। 61वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भारत सरकार की जलवायु कार्य योजना क्लाइमेट एक्शन प्लान के 8 मिशन में सम्मिलित नहीं किया गया है? सौर शक्ति, आणविक ऊर्जा, अपशिष्ट से ऊर्जा
परिवर्तन वन रोपण। तो इसमें क्या क्या है, नेशनल सोलर मिशन आता है तो हो जाएगा। फिर है नेशनल मिशन फॉर इन्हेंस्ड एनर्जी एफिशिएंसी, तो इसमें क्या सेकंड हो जाएगा, तो आणविक ऊर्जा भी आगे देखते हैं। नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल हैबिटेट होगा, वाटर मिशन भी है इसमें, और इसमें सस्टेनिंग द हिमालयन इकोसिस्टम है। इसके अलावा ग्रीन इंडिया के बारे में बात की गई है, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की बात की गई, सतत कृषि जो होती है, और अपशिष्ट से ऊर्जा में परिवर्तन भी बोला गया, वेस्ट टू एनर्जी। तो अपशिष्ट से ऊर्जा हो गया, वन रोपण हो गया, लेकिन मैंने एटॉमिक एनर्जी का नाम नहीं लिया इन मिशंस में, वो नहीं होगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक वायु प्रदूषण के जैविक सूचक का कार्य करता है, लाइकेन, फर्न, मनी प्लांट, टमर बेल। लाइकेन कई बार पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। CO2 लेवल जब बढ़ जाता है तो ये क्या होते हैं, लाइकेन खत्म हो जाते हैं। निम्नलिखित ईंधनों में से कौन सा न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है, डीजल, कोल, हाइड्रोजन, केरोसिन। सिंपल सी बात है, हाइड्रोजन होगा, ऑप्शन सी करेक्ट है। तो आज के हमारे ये क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं, सीरीज़ कंप्लीट होती है। इन्वायरमेंट के इतने क्वेश्चन आपको 500 की सीरीज़ मैंने पहले भी कराई हुई है और ये हो गई है, तो इतना कंप्लीट कीजिए, बस इतना सफिशिएंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, प्लेलिस्ट में ऐड है सारी क्लासेस, बहुत ही कम समय में मैंने कराया हुआ है, आप इसको रिपीट कर लीजिए, रिवाइज कर लीजिए, हेल्प कर देगा। बाकी किसी पेड बैच को ज्वाइन करना है, नंबर्स आपके सामने दिए गए, इन पर कॉन्टैक्ट करना है, आप अपने पेड बैच को ज्वाइन कर पाएंगे। और एग्ज़ाम ओरिएंटेड पूरी तैयारी यहाँ से कराई जा रही, सिलेक्शन लेना है, कहीं और भटकने की ज़रूरत नहीं, जितना कराया जा रहा है बस उतने पे फोकस कीजिए, यहाँ से तैयार कीजिए और सिलेक्शन आपके हाथों में होगा। मैं मिलती हूँ अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।